हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संवेद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार हम लोग अपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को और मजबूत करने के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, हिस्ट्री फैक्ट सीरीज। तो अभी आप देखेंगे पीसीएस को ध्यान में रखते हुए आपका जो यूपी पीसीएस पीटी 2026 है उसके लिए हिस्ट्री की क्लास लगातार चलाई जा रही है। इसी के क्रम में हमने आपको कहा था कि बूस्टर क्लास आपका हिस्ट्री फैक्ट सीरीज आपका चलेगा। वो हिस्ट्री फैक्ट सीरीज जो भी आप देखेंगे, इसमें आप किसी खास जो है एग्जामिनेशन को ध्यान में नहीं रखा गया है। आप इससे पीसीएस भी जो है फैक्ट तैयार कर सकते हैं, पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी तैयार कर सकते हैं, एसएससी के लिए भी, बैंक के लिए भी, रेलवे के लिए भी। इसमें आप देखेंगे सभी एग्जामिनेशन के लिए तथ्यात्मक बातें शामिल हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री फैक्ट के अंतर्गत सबसे पहले हमें एक शब्द दिखाई पड़ता है। हमने ऋग वैदिक कालीन के ही अंतर्गत अभी चीजों को समझने की कोशिश की। हमने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी हुई है, एक तो ऋग वैदिक कालीन और दूसरा मैंने आपको बताया उत्तर वैदिक कालीन। तो ऋग वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है कि किस तरीके से हमें पितृसत्तात्मक समाज दिखाई पड़ता है, किस तरीके से हमने आपको बताया कि भाई जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है, पर्दा प्रथा नहीं दिखाई पड़ता है, साथ ही साथ महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, एक प्रकार से बाल विवाह भी नहीं दिखाई पड़ता है, विधवा विवाह दिखाई पड़ता है, विधवाओं को अपने जीवन जीने की आजादी दी गई। ठीक है, और फिर हमने उपनयन संस्कार के रूप में महिलाओं को देखा, किस तरीके से ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिलाओं को व्यापक अधिकार मिले हैं। वही कुछ एक आध पॉइंट हमने आपको बताया कि दास प्रथा जैसे कुरीति बुद्धिमान थी, लेकिन उनका जो प्रखर रूप है आप कह सकते हैं, उनका एक प्रकार से दास प्रथा का विकृत रूप हमें नहीं दिखाई पड़ता, एक इन जनरल वे में दास प्रथा दिखाई पड़ती। तो ये हमने ऋग्वैदिक कालीन के सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा फैक्ट सीरीज में ही कर रखी। अब यहाँ पर आज कुछ शब्दों के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। अभी ऋग्वैदिक कालीन के अंतर्गत जो शब्द है उन पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आर्यों की प्राचीन संस्था के रूप में हमें विदत दिखाई पड़ती, तो सभा और समिति आप देखेंगे दो संस्थाएं और दिखाई पड़ती। अगर चर्चा करें तो दो संस्थाएं और, सभा और समिति। तो आप देखेंगे सभा क्या होती थी, सभा वर्तमान में जिस तरीके से राज्यसभा है उसी तरीके से आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय समाज में हमें जो है, प्राचीन भारतीय समाज में हमें सभा नाम से एक संस्था दिखाई पड़ती है। सभा, राज्यसभा जिस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों की एक सभा होती थी या होती है अभी वर्तमान में, उसी तरीके से प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसमें सभा एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है एक संस्था होती थी। उसी तरीके से जैसे वर्तमान में लोकसभा है और आप प्राचीन भारतीय समाज की बात करें तो उस समय समिति होती थी। तो उस समय लोकसभा वर्तमान में जो रूप दिखाई पड़ता है वही समिति का रूप होता था। युवा लोग इसमें शामिल होते थे, दोनों के डिसीजन को मान्य रखा जाता था, समिति के डिसीजन को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, युवा लोग इसमें शामिल होते थे। तो विदत जो होती थी वो आर्यों की प्राचीन संस्था थी, उसको आर्यों ने समाप्त नहीं किया। आप आगे चल करके देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो आप देखेंगे सभा और समिति का धीरे धीरे पतन होता हुआ दिखाई पड़ता है। शुरू में तो महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेशन का अधिकार दिया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक समाज जैसे ही आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल आता है वैसे वैसे महिलाओं को भी इसमें से निकालने लगे लोग, और महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेशन का राइट नहीं दिया सभा और समिति में। ठीक है, बलि की बात करें, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बलि क्या है, तो आप कहेंगे एक प्रकार का टैक्स है जो जनता राजा को स्वेच्छा से देती थी। जनता जो है वो कार्य के माध्यम से भी राजा को एक प्रकार से, राजा के घर पे कोई काम हुआ तो वहां पर मान लीजिए बढ़ई हैं आप, ठीक है, कोई भी बढ़ई वर्ग का व्यक्ति है या नाई वर्ग का व्यक्ति, तो वो अपना काम करके आ जाता था, उसको माना जाता कि एक प्रकार से इसने कर चुका दिया। तो मतलब जिस कार्य से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, कोई प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो, वो कार्य जाकर के राजा के यहाँ कर देता था, उसी को एक प्रकार से स्वेच्छा से किया गया कार्य बलि कहलाता था। तो कभी आपसे कोई पूछे कि बलि क्या है, तो आप बताएं कि एक प्रकार का कर है जो जनता के द्वारा राजा को दिया जाता था स्वेच्छा से, और वो कार्य के बदले में भी हो सकता था। ठीक है, जिस तरीके से कोई कार्य से कोई व्यक्ति संबंधित, वो कार्य के बदले में कर सकता था। तो बलि एक प्रकार का कर है जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। गोप्ता जनस की चर्चा करें तो ये क्या है, ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस से कहा जाता था। ठीक है, तो कभी आपसे ऐसे एक पॉइंट पूछ लिया जाए कि भाई गोप्ता जनस क्या है, तो आप कहें कि ऋग्वेद में राजा को जो है गुप्ता जनस से कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की चर्चा करें तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के मध्य में जो हमें काल दिखाई पड़ता है वो ऋग्वैदिक काल दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 1500 से 1000 लिखना है। 1500 से 1000 बीसी के बीच में जो काल दिखाई पड़ता है वो आपका दिखाई पड़ता है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, उसके बाद में आप उत्तर वैदिक काल देखेंगे तो इसमें आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई दिखाई पड़ती है। हमने आपको ऋग्वैदिक कालीन और हमने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया,
कि उनकी संस्कृति शहरी दिखाई पड़ती है, यहाँ इनकी संस्कृति ग्रामीण दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि नगरीय संस्कृति का पतन हो गया, उसके बाद नए सिरे से जब इन्होंने जो संस्कृति स्टार्ट की उसको बोलते हैं कि भाई ग्रामीण संस्कृति है। ठीक है। उसके बाद में पशुपालन प्राथमिक पेशा था, कृषि जो है यहाँ पर द्वितीय पेशा दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे समाज विकसित होता जाता है, वैसे वैसे आप देखेंगे इनका पेशा भी चेंज होता जाता है। लेकिन याद रखिए कि वैदिक कालीन की बात करें तो इसमें व्यापारियों का भी काफी महत्व दिखाई पड़ता है, वणिक वर्गों का भी काफी महत्व दिखाई पड़ता है। ठीक है। पणी की बात करें तो पणी जो है रात में ऐसे व्यापारी होते जो चोरी कर लेते थे, पशुओं की चोरी करते थे। और आपने एक शब्द का नाम सुना होगा अघन्या। अघन्या जो है गाय को कहा जाता था, जो ऐसे पशु जिसको नहीं मारा जाता हो उनको अघन्य कहा जाता था, अघन्या कहा जाता था। तो कुछ ऐसे व्यापारी होते थे लुच्चे टाइप के, वो रात में आकर के बढ़िया से जो है देखते थे किसी के घर पे कोई सामने कोई बैठा तो नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उनके घर से पशुओं की चोरी कर लेते थे, उन्हीं को पड़ी कहा जाता था। ठीक है। दुहिता किसको कहा जाता था? कोई पुत्री है घर में, गाय वगैरह लगा रही है, भैंस लगा रही है, ठीक है, गाय का दूध दूह रही है तो उसको दुहिता कहा जाता था। तो दुहिता किसको कहा जाता था? पुत्री को दुहिता कहा जाता था। निष्क क्या है? विनिमय हेतु प्रयोग किया जाता था। निष्क क्या है? विनिमय हेतु आप देखेंगे कि सोने का, एक प्रकार से स्वर्ण का, आप कह सकते हैं कि स्वर्ण का प्रयोग किया जाता है, स्वर्ण टुकड़ा। ठीक है। स्वर्ण का टुकड़ा। निष्क या सतमान आप कहेंगे। ये यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, सतमान भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप बताइएगा कि निष्क या सतमान विनिमय हेतु प्रयोग किए जाने वाला एक मापक आप कह सकते हैं। ठीक है। प्रयोग किया जाने वाला मापक, और ये मापक जो है सोने का होता है, स्वर्ण टुकड़ा होता था। निष्क या सतमान भी कहते थे, निष्क या सतमान भी कहते थे। ठीक है। आयस किसको बोलते थे? तांबे या कांसे को आयस, ताम्र को आयस कहते थे। ठीक है। तो ताम्र को जो है आयस कहते थे। वहीं हिरण्य एक शब्द होता था, सोना के लिए हिरण्य का प्रयोग किया जाता था। अब दूसरी स्लाइड में हम लोग देखेंगे अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखेंगे आप सभी लोग देखेंगे कि कुछ पॉइंट हमें प्राचीन नाम दिखाई पड़ते हैं और अभी आधुनिक नाम दिखाई पड़ते हैं। तो एक आपको देखेंगे प्राचीन नाम दिखाई पड़ता है उर्वरा। तो आपसे कभी पूछे भाई उर्वरा क्या होता था, तो आप कहेंगे आधुनिक जो उपजाऊ भूमि होती है उसी को उर्वरा कहते थे। तो प्राचीन समय में उर्वरा किसको बोलते थे? उपजाऊ भूमि को। लांगल या सीर किसको बोलते थे? हल को बोलते थे। तो देखिए यूपी पीसीएस हो या फिर अन्य कोई एग्जामिनेशन हो, उसमें सवाल कैसे बनेंगे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे प्राचीन नाम डाल दिया गया और उसके सामने मिसमैच कर दिया गया। उर्वरा के सामने बैल कर दिया गया, सीता के सामने हल कर दिया गया, अवल के सामने जो है बादल कर दिया गया। ऐसे करके आपसे मिसमैच कर देगा और आपसे उसको हल करने के लिए, मैचिंग करने के लिए पूछेगा। ठीक है। तो आप शब्दों को जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ प्राचीन शब्दावलियां हैं जिनका अर्थ क्या होता था, किन किन संदर्भ में प्रयोग किया जाता था, आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। वृक्क का मतलब क्या होता था? वृक्क का मतलब बैल होता था। ठीक है। शकृत का या करीश का क्या मतलब होता था? गोबर की खाद। जैसे अभी हम लोग वर्तमान में गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं जैविक खेती के अंतर्गत, तो उसी समय आप देखेंगे गोबर की खाद को शकृत या करीश कहा जाता था। सीता किसको कहा जाता था? सीता जो है हल की बनी नालियां। जब आप खेत में देखे होंगे किसान जब हल चलाते हैं तो नालियां बन जाती हैं, ठीक है, जुताई करते समय, तो ऐसे कंडीशन में उसको सीता कहा जाता था। सीता किसको कहा जाता था? हल की बनी नालियों को सीता कहा जाता था। और हल को क्या कहा जाता था? लांगल या सीर कहा जाता था। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर सीता के सामने हल दे दिया तो आप 100% कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सीता का मतलब कई लोग हल की बनी नालियां पढ़े रहेंगे, लेकिन अगर हल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। अवल का मतलब क्या होता है? अवल का मतलब कूप होता है, कुआं होता है। ठीक है। कीवाश का मतलब क्या होता है? कीवाश का मतलब हलवाहा, जो हल को चलाने वाला। तो कीवाश हल को चलाने वाला, सीता हल की बनी नालिया, वही लांगल या सीर हल होता है। तो कीवाश, फिर से एक बार रिवीजन कर ले, कीवाश जो होता था वो हल को चलाने वाला, वही लांगल या सीर हल होता था, सीता जो है हल के द्वारा जो नालियां बनाई गई हैं वो होता था। ठीक है। पर्जन्य की बात करें तो पर्जन्य मतलब बादल होता था। वहीं अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप देखेंगे यूपी SSSC में पूछा गया है कि प्राचीन भारत में पर्जन्य जो है शब्दावली किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी? तो आप कहेंगे कि बादल के लिए पर्जन्य शब्द इस्तेमाल होता था। उर्धर मतलब क्या होता था? अनाज मापने वाला पात्र, उसको उर्धर कहते थे। दो तीन नाम और दिखाई पड़ते हैं, जैसे तक्षण माने बढ़ई दिखाई पड़ता है, विसर्ज का मतलब वैद्य दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर दो तीन पॉइंट आप लिख लीजिए कि तक्षण मतलब क्या दिखाई पड़ता है? बढ़ई दिखाई पड़ता है। देखिए अगर आप इसको नोट नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप
जो है अपने दो ही ज्ञानेंद्रिय का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो ज्ञानेंद्रिय मतलब केवल आप देखने का काम कर रहे हैं और सुनने का। तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये एक प्रकार से शॉर्ट नोट्स ही है, जो हमने अभी आपको बताया कि मैंने अपने नोट्स के ही सार को पूरी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। जो नोट्स है हमारा वही आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। देखिए दो तीन शब्द आप यहाँ पर, दो तीन शब्द आप जो है देखिए, आप यहाँ पर दिखाई पड़ता है आपको। एक तो तक्षण मतलब बढ़ई होता है, तक्षण इसका मतलब बढ़ई होता है। तो आपसे कोई पूछे तक्षण जो शब्द है वो किस जो है कर्मकार के लिए दिखाई पड़ता है, तो आप कहेंगे बढ़ई के लिए, ठीक है। वही एक शब्द हमें दिखाई पड़ता है भिषज, भिषज। ये भिषज किसके लिए? वैद्य के लिए दिखाई पड़ता है, वैद्य, वैद्य के लिए भिषज दिखाई पड़ता है, ठीक है। और एक शब्द आप देखेंगे, शब्दावली हमें दिखाई पड़ती है कुसीद, कुसीद दिखाई पड़ता है, कुसीद। तो यहां पर आप देखेंगे कुसीद का तात्पर्य ऋण लेने व बलि देने की प्रथा, ऋण लेने व बलि देने की प्रथा, ठीक है। वही एक शब्द दिखाई पड़ता है अनस, अनस का मतलब क्या होता है? अनस का मतलब बैलगाड़ी होता है, ठीक है। अनस बैलगाड़ी, अनस का मतलब क्या होता है? बैलगाड़ी होता है। अनस का मतलब क्या होता है? बैलगाड़ी। तो इतने प्राचीन शब्दावलियां आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा कुछ शब्दावलियों के माध्यम से। अगली जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो थर्ड स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन से थर्ड स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इंद्र आप देखेंगे, इंद्र हमें जो है एक प्रकार से, इसमें आप देखेंगे कि हमें कुछ देवताओं के नाम दिखाई पड़ते हैं, जिनमें आप देखेंगे प्रमुख तौर पर आर्यों के जो देवता दिखाई पड़ते हैं वो इंद्र दिखाई पड़ते हैं। अभी उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कुछ देवताओं के बारे में, उसके बारे में इंद्र के बाद इंद्र की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। आकाश के देवता की चर्चा करें तो आकाश के देवता, आप देखिए देवताओं को तीन श्रेणियां दिखाई पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल हो या फिर उत्तर वैदिक काल हो, आप देखेंगे देवताओं की कैटेगरी बांटी गई थी, कौन से देवता किस कार्य के लिए जाने जाते हैं। अभी यहाँ ऋग्वैदिक काल की बात चल रही, तो ऋग्वैदिक काल में देवताओं में इंद्र सबसे प्रमुख देवता दिखाई पड़ते हैं। इंद्र के बाद आप दूसरे नंबर के देवता की चर्चा करें तो अग्नि, और तीसरे नंबर पर वरुण दिखाई पड़ते हैं। तो लेकिन उससे पहले देवताओं की कैटेगरी हमें दिखाई पड़ती है कि आकाश के कौन कौन से देवता हैं, अंतरिक्ष के कौन कौन से देवता हैं, पृथ्वी के कौन कौन से देवता हैं। देखिए आकाश की देवता की चर्चा करें तो हमें सूर्य दिखाई पड़ते हैं, धौस दिखाई पड़ते हैं, वरुण दिखाई पड़ते हैं, मित्र दिखाई पड़ते हैं। वरुण मित्र, आपको याद आ रहा होगा कि हमें एक बोगस कोई अभिलेख भी हमने प्राप्त किया था, कहां से? एशिया माइनर से। वहां पर आप देखेंगे कि अरुण, मित्र, ठीक है, मित्र, नासत्य, इस तरह इंद्र, ये चार देवताओं का उल्लेख हमें वहां भी मिला था। तो मित्र हो गए आपके, पूषण हो गए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे पूषण को बड़ा महत्व मिलने लगा, ठीक है। विष्णु हो गए, ये आकाश के देवता हैं। सविता हो गए, आपने देखा होगा ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वेद में ही आपने देखा होगा कि आपके किस मंडल में सूर्य देवता को समर्पित मंत्र की चर्चा की गई है? तीसरे मंडल में की गई है। तो आप देखेंगे सविता भी यहाँ पर दिखाई पड़ती, ठीक है। आदित्य की चर्चा की गई, उषा और अश्विन, ये सब आकाश के देवता दिखाई पड़ते हैं। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र दिखाई पड़ते हैं, रुद्र हैं, मरुत हैं, वायु हैं, पर्जन्य, पर्जन्य का मतलब बादल, अभी हमने आपको बताया है, यम है, प्रजापति हैं, ठीक है। ये सब अंतरिक्ष के देवता दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी के देवता में अग्नि दिखाई पड़ते हैं, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये इतने देवता तीन कैटेगरी में बटे हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देवता की बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवताओं में इंद्र सबसे पहले नंबर पर आते हैं। तो इंद्र आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल की बात चल रही है, अभी तक जो हमने चर्चा की है वो ऋग्वैदिक काल की। इंद्र है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे हमें एक देवता अग्नि दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इनके महत्व की चर्चा की जा रही, किस तरह से इनका महत्व है। और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे हमें वरुण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका महत्व हमें दिखाई पड़ता है ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। इंद्र जो है, इंद्र को आर्यों का युद्ध एवं वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र को ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के लिए ये युद्ध के देवता थे। अब वहीं आगे चल करके आप उत्तर वैदिक काल में देवताओं की प्राथमिकता को भी चेंज होते हुए देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में फिर प्रजापति हो गए, पूषण हो गए, इनका महत्व अधिक हो गया, इंद्र आपके सेकेंडरी दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देवताओं की परिकल्पना जो यहाँ पर की गई थी और उनको लेकर के उनकी कैटेगरी भी बांटी गई थी कि आकाश के देवता
ये होंगे, ठीक है, अंतरिक्ष के देवता ये होंगे, पृथ्वी के देवता ये होंगे। ऐसे आप देखेंगे कि आर्यों ने देवताओं की भी कैटेगरी बांट रखी थी। और ऋग्वैदिक कालीन में कुछ देवता हमें प्राथमिकता में दिखाई पड़ते हैं, जैसे इंद्र मैंने आपको बता दिया प्रमुख तौर पर है। वैसे उत्तर वैदिक कालीन में कुछ देवता आपको जो है अलग प्राथमिकता में दिखाई पड़ेंगे, जैसे प्रजापति जो है पहले दिखाई पड़ेंगे, पूषण पहले दिखाई पड़ेंगे, इंद्र को फिर द्वयम या सेकेंडरी दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आज का सेशन आपका रहा फैक्ट सीरीज का। 15 मिनट की वीडियो रहती है, आप कहीं भी घूमते टहलते कहीं भी आप रहें तो आप इतने इत्मीनान से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड भी कर लीजिए, 1.75 में स्पीड करेंगे तो आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी याद हो जाएगा और साथ में जल्दी आपका सेशन भी एंड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।